अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 11 है। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ हुकूमती ढांचा पढ़ा, फिर हमने देखा कि अच्छा निज़ाम हुकूमत कौन सा होता है और उसकी कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। आज उसी ज़िम्न में हम आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि हज़रत उमर के निज़ाम हुकूमत में कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी, ठीक है, और उनके निज़ाम हुकूमत को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। वैसे तो हज़रत उमर की लाइफ में या उनके जो कहते हैं उनकी जो पर्सनल लाइफ है या उनकी अपनी लाइफ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और उनका एक बड़ा नाम है, ठीक है, इस्लाम के लिहाज से। लेकिन हम आज उनकी सिर्फ जो सियासी ज़िंदगी है उसका मुताला करेंगे, ठीक है, जो उनका मजहबी मकाम है और उनका तकवा है और वो सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम उनको, चूँकि हम निज़ाम हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि हज़रत उमर की जो सियासी पॉलिसीज़ थी, जो उनको कहा जाता है कि ये बड़े बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, बड़ा अच्छा निज़ाम बनाते थे और बड़ा हुकूमती निज़ाम चलाने के लिहाज से हज़रत उमर के जो माइंड में बड़ी एक अच्छी स्किल्स थी कि वो बड़ी चीज़ों को बड़े अच्छे से कंट्रोल और मैनेज करते थे, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई, कौन कौन सी चीज़ें बनाई, ठीक है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, ठीक है। उसकी वजह है कि अल्लाह के नबी जब इस दुनिया में आए तो आपको पता है अरब सारा जहालत में थे, ठीक है, और उस दौर में फिर अल्लाह के नबी ने लोगों को चेंज करना शुरू किया और एक इंडिविजुअल एफर्ट शुरू की, ठीक है, लोगों पे एफर्ट शुरू की। और अभी इस्लाम इतना मुस्तहकम नहीं हुआ था, ठीक है, कि अल्लाह के नबी इस जहान से पर्दा फरमा गए। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ थे। ये भी वो दौर था कि जब अभी कह लें कि इस्टेब्लिश हो रहा था, जंगें हो रही थी बहुत ज़्यादा और बड़ी सारी बगावतें थी, उनका सर कुचला जा रहा था, ठीक है, बहुत सारे निज़ाम अभी सेटलमेंट हो रही थी, ठीक। फिर जब हज़रत उमर का दौर आया तो हज़रत उमर के दौर में काफ़ी हद तक सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो चुकी थी। अब मामला था कि चीज़ों को फर्दर इम्प्रूव किया जाए और हज़रत उमर ने इसको बखूबी किया भी, ठीक है। हज़रत उमर के दौर में बहुत सारी ऐसी इस्तिलाहात की गई, बहुत सारे कवानीन बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई जिनको यूरोप आज भी एक्सेप्ट करता है और बल्कि फॉलो भी करता है। और आप जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हमारे यहाँ राइज भी हैं, ठीक है, वो उनकी उस दौर की बनाई हुई पॉलिसीज़ को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आज भी हम उसी दौर पर चल रहे हैं। समझ आ रही? तो हम देखेंगे तो क्या है हज़रत उमर के दौर के जो इंतज़ामिया दौर था उनकी कुछ खसूसियात देखेंगे। तो सबसे पहले है मजलिस शूरा का क़याम। जी बच्चों, ठीक है, ये वर्ड आप काफ़ी सारा सुन चुके हैं। मजलिस शूरा, शूरा का मतलब है मशावरत करना, मशवरा करना, ठीक है। तो हज़रत उमर के दौर से एक मजलिस शूरा का क़याम था, ये पहले भी थी लेकिन अब बाकायदा एक महकमा बना दिया गया था, ठीक है। और जिस तरह हमारे यहाँ ईवान बाला और ईवान ज़ेरी होता है, उस दौर में भी क्या होता था, मजलिस शूरा आम और मजलिस शूरा ख़ास हुआ करती थी, ठीक है। ख़ास क्या थी, जिस तरह से कैबिनेट है, काबीना वगैरह, वज़ीरों वगैरह का इजलास होता था। तो उस दौर में ख़ास क्या थे कि जो बड़े बड़े वज़ीर वगैरह जो इस तरह के अहदेदार थे, उनका एक मतलब उनके साथ इजलास हुआ करता था और उनके हेड कौन हुआ करते थे, हज़रत उमर खुद हुआ करते थे। और एक इसी तरह मजलिस शूरा आम थी जिसमें बड़े बड़े कबाइल के सरदार थे और उनके कुछ उलमा थे, कुछ इस तरह से और बड़े लोग थे, ठीक है, जिनके साथ डिफरेंट मौज़ूआत पर मीटिंग्स हुआ करती थी और डिफरेंट जो ना कोई फ़ैसला उसमें से अखज़ किया जाता था। डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर बहस करके, बहस व तकरार करके कोई ना कोई फ़ैसला निकाला जाता था, कोई ना कोई फ़ैसला किया जाता था, डिसीजंस लिए जाते थे, ठीक है। तो ये मजलिस शूरा उस दौर की बनी हुई है। अब तो जो हमारे पास है ये कह लेंगे हम वहाँ से अखज़ नहीं किया हमने, ठीक है, डेमोक्रेसी की वजह से हमारे पास आ गई, लेकिन ये उस दौर में इसका एक आगाज़ हो चुका था। और इस्लामी निज़ाम में सल्तनत जहाँ जितनी देर चलता रहा है, ठीक है, वो बनु उमैया का हो या बनु अब्बासिया का हो या सल्तनत उस्मानिया का हो, उनमें ये चीज़ें किसी न किसी हद तक रही हैं, ठीक है। आज तो इसको लोग बादशाहत का निज़ाम कहते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद रही हैं, ठीक है। उसके बाद रियासत की इंतज़ामिया की डिवीज़न में तकसीम कर दी गई।
एक मरकजी हुकूमत थी और बाकी उसके बाद यूनिट्स बना दिए गए थे। हज़रत उमर ने अपनी पूरी रियासत के 14 यूनिट्स बना दिए थे। ठीक है, जो इंतजामी अमूर में क्या किया था उन्होंने 14 यूनिट्स, यानी सूबे भी आप कह सकते हैं कि 14 सूबे बना दिए गए थे। अब हर सूबे को अपना अपना उनको गवर्नर या उनको जो भी वजीर वगैरह अता कर दिया गया था। ठीक है, अब वो कंट्रोल कर रहे हैं और उसके नीचे ज़िले बनाए गए थे। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ ज़िलों में। ठीक है, और उसके अंदर डिवाइड कर दिया और उसके ऊपर एक बड़ा निज़ाम कायम किया जिसको हम कहते हैं मरकज़ी हुकूमत। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ थी बच्चों, इसमें ऐसा हुआ करता था कि जो भी कोई ओहदेदार था, जैसे ही उसको मतलब वहाँ पे ओहदे पर बनाया जाता था, उसको ओहदेदार बनाया जाता था या किसी पोस्ट पे हायर किया जाता था, तो उसको एक फरमान जारी किया जाता था। अब वो फरमान उस पर लाजिम होता था कि वो उस इलाके में जाकर सब लोगों के दरमियान सुनाए और उस फरमान के अंदर क्या था कि इसके कौन कौन से हकूक़ हैं और कौन कौन से फ़राइज़ हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके ऊपर आयद हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिनको इसने करना है। ठीक है, ताकि लोगों को पता हो कि इससे हमने क्या कुछ करना है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये था कि अब हर काम के लिए लोगों को खलीफा के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि एक प्रॉपर हिरार्की थी। ठीक है, कि अगर ज़िले का मसला है तो उसके लिए भी खलीफा के पास जा रहे हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं लोगों के, उसके लिए लोग खलीफा के पास जा रहे हैं, तो खलीफा तो फिर बहुत बिजी हो जाते हैं। वो जो बड़े अमूर या बड़े फैसले करने हैं वो तो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब क्या था कि सूबे बन गए थे। अब जो सूबों का मसला होता था वो सूबों के अंदर डिस्कस होता था। ठीक है, और सूबों के अंदर ज़िले बन गए थे, जो ज़िले का मसला होता था वो ज़िले के अंदर डिस्कस होता था। वहाँ का एक हुक्मरान रखा जाता था और वो सारे काम करता था। और इसके एंड में एक मरकज़ी हुकूमत थी जिसने अपने काफ़ी सारे इदारे बनाए थे, जिनके तहत वो सारे जो सूबे हैं, जो ज़िले हैं, उनको कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, उनमें देखा करते थे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और जासूसी का एक बड़ा सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, कि अगर कोई पर्सन कोई गलती कर रहा है, कोई खराबी कर रहा है तो फ़ौरन पकड़ा जाए। ठीक है, जासूसी का एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था जिसके तहत जहाँ पे कोई गड़बड़ करता था फ़ौरन उसकी बाज़गश्त की जाती थी। ठीक है, ये एक सिस्टम बनाया, तो ये है हमारे पास मरकज़ी हुकूमत। उसके बाद है इंतज़ामिया पॉलिसी। ठीक है, अभी तो हमने 3-4 शोबे पढ़े, अब उसके बाद है इंतज़ामिया पॉलिसी। अब इंतज़ामिया पॉलिसी को आगे से फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। काफ़ी सारे इदारे या पॉलिसीज़ हैं जो वहाँ पे उमर ने बनाई। ठीक है, ये तकरीबन 5 के करीब हैं। इंतज़ामिया पॉलिसी के अपने मैनेजमेंट के लिए या जिन लोगों को उन्होंने ओहदेदार बनाकर भेजा है, सूबों का या ज़िलों का या इलाकों का, ठीक है, उनके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां आयद हैं, उन्होंने कौन कौन से काम करने हैं। ठीक है, उनकी इंतज़ामिया पॉलिसीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहली पॉलिसी थी दरवाज़ा खुला रखने की पॉलिसी, कि जो कोई भी वज़ीर या जो कोई भी ओहदेदार बना है वो अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता या दरवाजे पर दरबान नहीं बिठा सकता। इसका मतलब ये है कि उसका दरवाज़ा हर वक्त लोगों के लिए खुला रहेगा। जब किसी का दिल करे आए, उससे बात करे, उससे अपना मसला डिस्कस करे। ये नहीं कि अब वज़ीर बन गए हैं तो बहुत बड़े ओहदेदार बन गए हैं। ठीक है, जिस तरह आज आपको MP MNA से मिलना हो तो अपने ही इलाके के MP MNA से मिलना हो तो आपको शायद अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। ठीक है, आपको हो सकता है कितने पापड़ बेलने पड़े फिर जाके आप उससे मिलने की कोई राह निकालेंगे। ठीक है, आप मिल ही नहीं सकते। इवन के जो मोहल्ले के यूनियन काउंसिल के जो होते हैं इनसे मिलने के लिए इतना मुश्किल हो जाता है, उसके मिलने के लिए आपको इतनी अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा मसला है। तो उस दौर में क्या था कि दरवाज़ा खुला रखेंगे कि जो भी ओहदेदार है वो असल में क्या है, खादिम है। उसका दरवाज़ा हर वक्त खुला रहेगा कि जिसने काम करना है, जिसने अपनी रिक्वेस्ट करनी है, जब उसके पास टाइम हो वो आके अपने जो वहाँ का वज़ीर है या जो भी है उससे बात कर सकता है। ठीक है, एहतसाब की पॉलिसी, बेटा ये वो पॉलिसी होती है जिसकी वजह से कौमें तरक्की करती हैं। जितना एहतसाब या निगरानी या सिक्योरिटी या ये चीज़ें टाइट होंगी उतना ही मुल्क ग्रो करेगा। आप जितने मर्जी निज़ाम बना लें, जितनी मर्जी
चीज़ें बना लें, जितनी मर्जी पॉलिसीज बना लें, जब तक आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, जब इम्प्लीमेंट होगा तो सब लोगों को पता होगा कि अब एहतसाब होगा, जहाँ पे हमने कोई गलती करनी है, हमारी बाजगुश्त होनी है, हमारी पूछ होनी है, हमारी पकड़ होनी है, फिर लोग गलती करते हुए सोचेंगे। और अगर पूछेगा, पता होगा कि कुछ ही नहीं कहना, ठीक है, तो फिर तो आप गलती करेंगे। ठीक है, जिस तरह से होता है ना, अक्सर क्लास में एक बड़ा सख्त टीचर होता है, तो आपको पता होता है ज़रा सी भी गड़बड़ करेंगे तो टीचर से डांट पड़ सकती है, आप बिल्कुल स्टिल रहते हैं। लेकिन अगर आपको पता होगा टीचर थोड़ा सा नरम दिल है, थोड़ा सा तहम्मुल मिजाज है, थोड़ी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देगा, फिर आप गलती कर लेते हैं, क्योंकि पता होता है आपको पकड़नी होनी। ठीक है, तो यही काम है एहतसाब का, ये इंसान की नेचर में शामिल है। आप देखें जिन इलाकों में, जिन मुल्कों में एहतसाब का खड़ा निज़ाम है, वहाँ पर जराइम कम होते हैं। आप सऊदी अरेबिया में चले जाएं, वहाँ पता है मनशियात वगैरह या आपको इस तरह की चर्च वगैरह इस तरह की कोई चीज़ पकड़ी गई, सीधी गर्दन उतार देनी है। वहाँ पे देखिए ये वाला सिस्टम कम है। ठीक है, वहाँ पता है किसी को कत्ल करेंगे, उन्होंने सीधी गर्दन उतार देनी है, सारे लोग इकट्ठे करके सेंटर में रखे उन्होंने गर्दन से उतार देनी है। ठीक है, एक मजमे के सामने। तो वहाँ पे देखिए कत्ल वारत कम है। उसके मुकाबले में आप दूसरे ममालिक देखें जहाँ पे इस तरह की सजाएं नहीं है, जहाँ पे एहतसाब का इतना कड़ा निज़ाम नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्ल होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको अमेरिका की मिसाल दी थी कि हज़ारों के हिसाब से लोग कत्ल होते हैं, ऐसे बेगुनाह कोई पता ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में आपको पता है कितनी कत्ल वारत हो जाती है। कराची में पहले कितना अरसा हुआ करती थी, अब तो फिर अमन कायम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, जितना आपका एहतसाब का निज़ाम कड़ा होगा उतनी ही क्या होगी एहतसाब में। और क्या चीज़ आती थी कि जो ओहदेदारान हैं उनका भी एहतसाब हो रहा है, जो किसी कोई पुलिस का ऑफिसर है, कोई फौज का ऑफिसर है, किसी महकमे का ऑफिसर है। ठीक है, उस दौर में भी ये इदारे तो थे, ठीक है, किसी भी सूरत में थे। तो अगर वो कहीं पे कोई बदनवानी करता है, कोई करप्शन करता है, कोई गड़बड़ करता है, तो एक जासूसी का पूरा सिस्टम था। मैंने आपको शुरू में बताया कि जासूसी का एक पूरा सिस्टम था जिसके तहत वो पता लगा लिया करते थे कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब उनको भी पता था कि कहीं ना कोई जासूस बैठा होगा जो मेरी खबर पहुंचा सकता है, और जैसे ही खबर मिलती थी फिर उसके बाद से काम शुरू हो जाता था, काजी बैठता था, फैसला होता था, और जब फैसला हो गया तो फिर चाहे वो किसी वजीर का बेटा है या जिस मशीर का बेटा है, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में आपको पता लास्ट टाइम वो एक पुलिस का ऑफिसर था, शाहजेब शायद नाम था उसका, उसको किसी लड़के ने मार दिया। ठीक है, और वो चूंकि वडेरे का बच्चा था, अभी तक उसका केस लटका हुआ है। ठीक है, वाज़ेह तौर पे कत्ल हुआ है, शवाहिद मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन आपका उसका केस लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक अमीर का बच्चा है, वो अभी भी उसके पीछे पैसे लगा रहा है, उसको बचा रहा है, और केस ऐसे ही है बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एहतसाब का कड़ा निज़ाम है। जब किसी पे हुक्म आ जाना है, चाहे वो वजीर है, चाहे मशीर है, चाहे कौन सा मर्जी बड़े अहदेदार है, सिपहसालार है, जिसने करप्शन की, जिसने बदनवानी की, उसकी एहतसाब लाजमी होगा। ज़मीन के मतलब पॉलिसीज़ बनाई, हज़रत उमर के दौर में ज़मीन के सर्वे किए गए और ज़मीनों के बारे में जाना गया। ठीक है, और जो बड़े बड़े थे ना लोग जिन्होंने ज़मीनों पे कब्जे कर रखे थे, उनसे ज़मीनें लेके हज़रत उमर ने जो ना लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की ताकि वो काम करें। ठीक है, और उसके ऊपर फसलें लगाएं, और उसके मुताबिक उन पर टैक्स भी लगाया गया। ठीक है, जिसकी ज़मीन ज़्यादा बेहतर है उसके मुताबिक उसका टैक्स था, जिसकी ज़मीन थोड़ी सी कम है उसके मुताबिक उसका टैक्स था। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी ज़मीनों पे एक जैसे टैक्स है, ज़मीनों के हिसाब से उस पर टैक्स लगाया गया कि ज़मीन ज़्यादा बेहतर है, कुछ हो सकता है ज़मीनों को टैक्स छोड़ भी दिया होगा। अच्छा, मेरिट पॉलिसी, ये भी बेटा बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी है, एहतसाब और मेरिट। ठीक है, अब क्या है, हमारी अगर गवर्नमेंट्स की बात की जाए तो लोग जो अहल हैं वो तो ऊपर आते ही नहीं हैं। सबसे बड़ा मसला ये खराबी का यही है कि जो अहल लोग हैं उनको ऊपर आने ही नहीं दिया जाता। आपकी सियासत का निज़ाम ही इस किस्म का है कि जो अहल लोग हैं ऊपर आ ही नहीं पाते, वही वडेरे, वही दूसरे लोग। हज़रत उमर के दौर में हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग थे जो हज़रत उमर से जिनका बड़ा इख्तलाफ था, होता है ना, शख्सी इख्तलाफ तो किसी से भी हो सकता है,
किसी से आपकी नहीं बनती, कोई मसला नहीं, उनका इख्तलाफ था। लेकिन तो मैंने देखा कि ये बंदा मेरिट पे है, उन्होंने उसको भर्ती किया, ठीक है, कि वजीर अगर खजाना रखना है या वजीर दूसरा रखना है या उसको सिपा सलार बनाना है, इससे अगर इख्तलाफ भी है कोई मसला नहीं, ये बंदा अहल है, ये बंदा इस काबिल है, उसको उन्होंने वहाँ पर हायर किया, ठीक है। तो जितनी भी भर्तियाँ थी इस बेस में नहीं होनी चाहिए कि इसने पैसे दे दिए, या ये फिर मेरे मामे का बेटा है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी बरादरी का है, ये मेरी ज़ात का है, ये मेरे इलाके का है, ठीक है। इस बेस पे भर्तियाँ नहीं होनी चाहिए किसी भी शोबे में। किस पे होनी चाहिए? मेरिट पे। जो बंदा अहल है उसको ऊपर लेके आना चाहिए, ठीक है। मैं हिस्ट्री देख रहा था तो 1993 में जब एक जमाना नवाज शरीफ और बेनज़ीर का कुछ मसला बना, ठीक है, और उस वक्त उन्होंने टेक्नोक्रेट्स की एक हुकूमत थोड़ी देर के लिए कायम की। उसमें मोइन कुरैशी एक पर्सन था जो कि वहाँ पर था, अमेरिका से था, उसको यहाँ पे लाके उन्होंने आर्जी तौर पर 3 माह के लिए वज़ीर आज़म बनाया, और 3 माह के अंदर उसने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई। एक तो उसने जितने भी करप्शन करने वाले थे ना, सालों की लिस्ट जाया कर दी, उसमें बड़े बड़े ये भी आ गए। फिर उसने ये भी शो, क्योंकि वो सियासतदान तो था नहीं, वो तो टेक्नोक्रेट था, तो आम बंदा था जो वहाँ पे काम किया करता था। फिर उसने आपके खजाने की पॉलिसीज बड़ी बेटर की, ठीक है, और जितने लोगों ने कर्जा लिया हुआ था और वापस नहीं किया उनकी उसने लिस्ट शाया की। जिन लोगों ने प्लाट्स दिए थे नवाज शरीफ ने और बेनज़ीर ने, इनकी लिस्टें उसने शाया कर दी, ठीक है। और आप कह लें पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ और शायद आखिरी दफ़ा भी, और सारी लिस्टें उसने शाया कर दी, ऑनियर कर दी कि ये लोग हैं, इनके इतने इतने पैसे, इतने इतने इनके वाजिबात अदा नहीं किए, लोगों को अदा करने पड़े, टैक्स अदा करने पड़े। और उस दौर में उसने 3 माह में, जहाँ पे पाकिस्तान की इकॉनमी 18 अरब पे खड़ी थी, उसने 3 माह में उसको 49 अरब पर ले गया। और उसने कहा कि अगर मेरी ये पॉलिसीज़ को आप जारी रखेंगे जो बाकी थी उसने, तो आपका मुल्क बड़ी जल्दी ग्रो कर जाएगा। लेकिन खैर उसके बाद फिर बेनज़ीर की हुकूमत आ गई, फिर नवाज शरीफ की आ गई, आई थिंक बेनज़ीर की आई थी, और फिर वो मुल्क एक सियासी डगर पर चल पड़ा, और फिर वही पुराने निज़ाम चलने शुरू हो गए, और पाकिस्तान आपकी हालत आपके सामने। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। मेरिट की पॉलिसी के जो भी बंदा रखना है वो उसको मेरिट की बेस पे रखें, ठीक है। जो बंदा उसका अहल हो उसको बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद है माली पॉलिसी। माली पॉलिसी क्या थी कि किसके पास कितना माल है, उसको किस तरह से उसने खर्च करना है, ठीक है, कि माल कलेक्ट किस तरह से किया जाएगा, उसको खर्च कहाँ किया जाएगा, और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा कोई पैसा खराब खर्च नहीं हो रहा, ठीक है। मुझे याद है उस दौर में मोइन कुरैशी ने एक प्रोजेक्ट था जो कि नवाज शरीफ का था, उन्होंने किसी रोड का प्रोजेक्ट बनाया जिस तरह मोटरवे वगैरह, ठीक है, और उसमें काफ़ी सारी खराबियाँ थी। उस दौर में मोइन कुरैशी ने उसको सही किया और 35 करोड़ रुपए की बचत की। 35 करोड़ उस दौर में बहुत ज़्यादा था, आजकल के दौर में तो इतना नहीं, 1993 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो चीज़ बना रहे हैं, क्या उसमें फजूल खर्ची तो नहीं हो रही कि हुकूमत अगर एक चीज़ बना रही है तो उसके अंदर कोई करप्शन का आंसर तो नहीं है, ठीक है। चीज़ 10 रुपए की है, आप उसे 15 रुपए की परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब बीच में तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि चीज़ जो पैसा है वो सही तरीके से कलेक्ट होगा, ज़कात वगैरह का, टैक्स वगैरह का, या जितनी और चीज़ें हैं वो सही तरह से माल बैतुल माल में आएगा, और सही तरह से इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, या सही तरह से उस दौर में जो जितने भी गरीब गुरबा हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत लिया करती थी। हज़रत उमर के दौर में उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि दरियाए दजला और फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो इसका जिम्मेदार मैं होगा। उस दौर में उन्होंने जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, जितने भी गरीब गुरबा को जिस तरह थे उनके वजीफे मुकर्रर किए जाते थे, उनको कपड़ा वगैरह, उनको रोटी वगैरह, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक सामान दिया जाता था, और जितने अमीर थे उनसे ज़कात वगैरह और टैक्स वगैरह ली जाती थी, और जितने अमीर थे जिन्होंने पैसा जोड़ के रखा हुआ था उनको उन्होंने हदायत दी कि पैसे को खर्च करो, क्योंकि बेटा जब पैसा खर्च होता है ना, अब मिसाल के तौर पे आपके पास 10 अरब रुपये है, आपने उसे बैंक में जमा कराया, किसी का फायदा नहीं है, आपका भी फायदा नहीं है, किसी का भी फायदा नहीं है, 10 अरब का 10 अरब ही रहना है। लेकिन आप उस 10 अरब की कोई एक फैक्ट्री शुरू कर लेते हो,
उस फैक्ट्री में कितने वर्कर्स हैं जिनकी आमदनी चल पड़ेगी। वो एक पैसा जब सर्कल में आता है तो जो सरमायाकार है उसका तो फायदा होता ही है। उस 10 अरब का उसने 15 अरब कर लेना, 15 का उसने 20 अरब कर लेना अगर वो समझदार हुआ तो, ठीक है। और उसको वो बढ़ा भी रहा है और एक सर्कल में रहने की वजह से कितने सारे और लोगों का फायदा भी हो रहा है। तो जी बेटा, ये आज हमें देखेंगे हमारे उमर के दौर में कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी और कौन कौन से महकमे थे जो उन्होंने कायम किए थे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।